एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आए एक साथ। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने बनाया बड़ा प्लान। 2 दिसंबर को लोकसभा में बड़े खेले की तैयारी में विपक्ष। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या भारतीय राजनीति में एक बड़ा खेला होने जा रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद नाराज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र यानी मुंबई में होने वाली महायुति गठबंधन की बड़ी बैठक या यूं कहा जाए कि सरकार गठन वाली बैठक को छोड़कर अपने गांव रवाना हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में बैठे नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा खेल खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी तरफ राजनीतिक माहौल को भांपते हुए भारतीय राजनीति के चतुर खिलाड़ी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू भी क्या बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ क्या विचार मंथन किया? क्या राहुल गांधी अब अपनी जिद, अपनी हट को छोड़कर फ्रंट सीट से ऊपर उठकर बैक सीट पर आने को तैयार है? ये तमाम घटनाक्रम, तमाम कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों, और हम इसके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर ये कड़ियां किस तरह से जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं हम तृणमूल कांग्रेस के नेता के बयान से। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो एक दौर में कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करती थी, उनकी पार्टी के बहुत ही आक्रामक, एग्रेसिव माहौल में बयान देने वाले सांसद कल्याण बनर्जी ने बयान दिया है। कांग्रेस पर उन्होंने सीधा सीधा हमला किया कि कांग्रेस से हमें महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुत उम्मीद थी। कांग्रेस ने तमाम एक्सपेरिमेंट कर लिए। इंडिया गठबंधन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी यानी भाजपा को बाहर करना है तो इंडिया गठबंधन को एक मजबूत नेता की जरूरत है। कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए, राहुल गांधी को पीछे की सीट पर आना चाहिए और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुनना चाहिए। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बावजूद यह भी एक सच्चाई है कि शरद पवार की जो पार्टी है उनकी तरफ से भी इसी तरह के बयान आते रहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से भी इसी तरह के बयान आते रहते हैं। यानी तमाम जो मजबूत पार्टियां हैं विपक्ष में, वो कहीं ना कहीं अब ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस के सहारे मोदी को मात देना मुमकिन नहीं है, तो कांग्रेस को बैक सीट पर जाकर अन्य क्षेत्रीय दलों के मजबूत नेताओं के लिए आगे आना चाहिए। और खबर क्या निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, सीडब्ल्यूसी की बैठक में, जिसको बुलाया गया था हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों या यूं कहे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई हार के नतीजों पर विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पर यह बैठक हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और वहां ईवीएम के साथ साथ अपने सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से आ रहे इन बयानों पर भी विचार विमर्श किया गया और बताया यह जा रहा है कि शायद कांग्रेस अब बैकफुट पर आने को तैयार है। दोस्तों देखिए, लोकसभा का गणित बैकफुट पर आने को तैयार क्यों है और यह किस तरह से गणित तेजी से बदल सकता है, किस तरह से लोकसभा में 2 दिसंबर को एक बड़ा बवाल, एक बड़ा खेला करने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको लोकसभा का गणित बता देता हूं। देखिए, ये हम और आप सभी जानते हैं कि इस बार बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला है। 240 सांसद बीजेपी के पास है सिर्फ, और वो जो सरकार है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है। लेकिन अब इसमें एकनाथ शिंदे को भी जोड़ लीजिए, जो अमित शाह से नाराज होकर मुंबई गए और वहां से बैठक को छोड़कर बैठक में शामिल होने की बजाय अपने गांव लौट गए। यहां पर मैं आंकड़ा बताता हूं आपको लोकसभा में क्या है। तेलुगु देशम पार्टी के पास यानी चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है।
और एकनाथ शिंदे साहब जो कि नाराज होकर अपने गांव चले गए हैं, उनके पास 7 सांसद है और इन तीनों राजनीतिक दलों को मिला लिया जाए तो 35 सांसद है। और अगर ये तीनों राजनीतिक दल के जो सुप्रीमो है, नेता है, अगर मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले तो विपक्ष को एक बड़ा संबल, एक मजबूती मिल सकती है। और बताया यहां तक जा रहा है दोस्तों कि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अब एक बड़ा मैसेज इन तमाम नेताओं को, विपक्षी नेताओं को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है कि ठीक है, लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, हमारे पास 99 सांसद है, आप में से जो भी 173 का आंकड़ा जुटा लेगा, यानी बाकी दलों का समर्थन हासिल करके 173 का आंकड़ा हासिल कर लेगा, कांग्रेस के 99 सांसद उसको समर्थन देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की गद्दी से हटाने को तैयार है। कांग्रेस का खुला समर्थन विपक्षी दलों के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह दे दिया गया है कि अब आपस में तय कर लीजिए, आप 173 सांसद लेकर आइए, कांग्रेस के 99 सांसद आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये प्लान जो है वो राहुल गांधी ने तैयार कर लिया है। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि आखिर ये तीनों नेता किस तरह से जाएंगे विपक्षी खेमे में और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे की जो सबसे बड़ी अभी जो चाह है वो साफ साफ है कि चूंकि उनके नाम पर गठबंधन जीत कर आया है तो उनको मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाना चाहिए। शरद पवार के खेल एक तरह से शुरू हो गया है। और अब मैं महाराष्ट्र के विधानसभा के आंकड़े आपको बताता हूं। हमने, आपने सबने सुना, महाराष्ट्र के विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत हुई है भाजपा की और भाजपा अब अपने दम पर सरकार बना सकती है, लेकिन आंकड़े इसके उलट कह रहे हैं। जी दोस्तों, आंकड़े इसके उलट कह रहे हैं। अगर शरद पवार का खेल चलता है, एकनाथ शिंदे भाजपा को सबक सिखाने के मूड में आ जाते हैं, जैसे कि पिछली बार उद्धव ठाकरे आए थे, तो महाराष्ट्र के विधानसभा का आंकड़ा बताता हूं दोस्तों। 288 सदस्यीय विधानसभा है, बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना, एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक है। अगर वो विपक्षी खेमे में चले जाते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी जो होगी वो एकनाथ शिंदे की पार्टी होगी। 57 विधायक है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है 20 विधायक वो जिता कर लाए हैं। अजीत पवार जो है उनके साथ 41 विधायक है। शरद पवार की पार्टी के पास 10 और कांग्रेस के पास 16 और अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो 2 विधायक जिता कर लाए हैं। और ये सारा आंकड़ा मिलकर पहुंच जाता है 146 का दोस्तों। और महाराष्ट्र की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आंकड़ा चाहिए 145, यानी बहुमत से एक ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन के पास है। एकनाथ शिंदे को अगर ये अपने खेमे में लेकर आ जाते हैं तो उनके पास सरकार बनाने का पूरा आंकड़ा है और उसके बाद तो कई और विधायक भी विपक्षी गठबंधन या एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन यहां सवाल अजीत पवार को देने के लिए क्या है। देखिए, अजीत पवार की पार्टी को देने के लिए भी राहुल गांधी और शरद पवार के पास एक फॉर्मूला तैयार है। दरअसल एक बात बिल्कुल तय है कि अजीत पवार को अपने लिए उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। ये भाजपा भी उन्हें देने को तैयार है और जो नई सरकार बनेगी उसमें भी उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तरह से अड़ गई है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। क्योंकि अगर हम इनको सत्ता से नहीं हटाते हैं तो फिर ये ईवीएम का खेल बंद नहीं होगा और राज्य दर राज्य जो है कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन चुनाव हारते हुए नजर आएंगे। तो इनके पास क्या है, अजीत पवार को देने के लिए क्या है। आपको याद दिलाएंगे दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था उस समय एनसीपी को कोटे से भी केंद्र में यानी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाने की बात हुई थी। लोकसभा में अजीत पवार की पार्टी के सिर्फ एक सांसद चुनाव जीत कर आए थे, सुनील तटकरे। लेकिन चूंकि उनके जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद पवार के बहुत करीबी रहे, बहुत सांसदों को और विधायकों को अजीत पवार के साथ लाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो उन प्रफुल्ल पटेल साहब को मंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन मोदी सरकार ने यानी भाजपा के रणनीतिकारों ने क्या कहा कि नहीं, आपके पास सिर्फ एक ही सांसद है तो हम आपको राज्य मंत्री का पद दे सकते हैं। नाराज प्रफुल्ल पटेल ने उस समय ये कहा था कि मैं तो मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट का मंत्री रह चुका हूं, अब मैं राज्य मंत्री कैसे बन सकता हूं। तो ये वो फॉर्मूला है जो कांग्रेस और शरद पवार जो है वो अजीत पवार को दे सकते हैं कि अगर ये तमाम राजनीतिक दल आते हैं तो महाराष्ट्र में भी सरकार का गठन हो सकता है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और अगर उद्धव ठाकरे चाहे तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और अजीत पवार के जो राइट हैंड है प्रफुल्ल पटेल, उनको नई बनने वाली, केंद्र में नई बनने वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री की जगह भी दी जा सकती है। ये फॉर्मूला अजीत पवार के लिए तैयार है। बिहार के लिए क्या है? देखिए, नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव जीतना है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा ने एकनाथ शिंदे के साथ खेल कर दिया है, नीतीश कुमार जानते हैं कि ये खेला उनके साथ कभी भी हो सकता है। वो पहले भी 2 बार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव की पार्टी के साथ जा चुके हैं और दोनों बार ही उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और इस बार भी जिस तरह से जेडीयू के कई नेताओं के बयान गाहे बगाहे आते रहते हैं, उससे लगता है कि उनकी करीबी जो है वो भाजपा के साथ बढ़ती जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं विधानसभा में अपने संख्या बल को बढ़ाने के लिए कि विधानसभा का चुनाव नियत समय से पहले करवाया जाए, यानी अगले वर्ष के शुरुआती महीनों में करवा दिया जाए। भाजपा नीतीश कुमार की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर वो लालू यादव के साथ जाते हैं तो लालू यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल उनकी ये मांग मानने को तैयार हो सकते हैं। आपको ये भी याद दिला दे कि लालू यादव के सोनिया गांधी के साथ बहुत ही करीबी संबंध है और अगर ये नया राजनीतिक समीकरण बनता है तो उसमें लालू यादव की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और ये नीतीश कुमार भी बखूबी जानते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पक्ष निकलकर सामने आता है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू क्यों जुड़ेंगे और उनकी सरकार पर आंध्र प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा, इसकी शुरुआत मैं इससे कर दूं दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू के पास प्रचंड बहुमत आंध्र प्रदेश की विधानसभा में है। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भाजपा के समर्थन की जरूरत नहीं है, बल्कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए टीडीपी के यानी चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की जरूरत है। और अडानी को लेकर जिस तरह का खुलासा अमेरिका से निकलकर सामने आया था, जिस तरह वहां एफआईआर हुई, उसमें जो आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार है वाईएसआर, उनके करीबी अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगे हैं, सीधे सीधे रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। लेकिन जब तक चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ रहेंगे तब तक वो अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते और चंद्रबाबू नायडू को किसी तरह से वाईएसआर यानी जगन मोहन रेड्डी को जो है वो किनारे लगाना है, कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करना है, जगन मोहन रेड्डी के राजनीतिक वजूद को, वाईएसआर कांग्रेस के वजूद को। तो निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बहुत ही अच्छी या विन विन स्थिति हो सकती है, विन विन सिचुएशन हो सकती है कि एक तरफ केंद्र में ज्यादा मंत्री वो बना सकते हैं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के दबाव से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं और अडानी मामले में कार्रवाई कर जगन मोहन रेड्डी और उनकी जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस उसको भी परेशान कर सकते हैं, उसको भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं और उस समय भाजपा इस पूरे मसले पर कोई रुकावट नहीं बन पाएगी। तो ये तीनों नेता इस तरह से कन्विंस होने की तैयारी हो रही है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो। और मैंने आपको महाराष्ट्र विधानसभा का गणित बता दिया। बिहार में लालू नीतीश साथ आ जाएंगे, उनकी सरकार बनी रहेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को भाजपा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोकसभा में अगर ये तीनों दल साथ आ जाते हैं विपक्षी गठबंधन के साथ तो ये सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि वो समय कब आ रहा है? वो समय 2 दिसंबर को आ सकता है। इस बड़े खेले की तैयारी अगर ये तमाम पक्ष एक साथ आ जाते हैं तो 2 दिसंबर को लोकसभा के पटल पर वो बड़ा खेला हो सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार कैसे बनती है। सरकार लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही बनती है। जिस भी राजनीतिक दल या गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत है वो सरकार बन जाती है। इससे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा, उसका स्क्रीनशॉट मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर शेयर किया जाए। स्क्रीन पर आप देखिए, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो मुख्य पत्र माना जाता है आरएसएस का, पांचजन्य, उसका ट्वीट है। हम सबको पता है कि संसद सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई थी 25 नवंबर को यानी सोमवार से। आज 5वां दिन था, बीच में एक दिन संविधान दिवस मनाया गया था, उसके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप स्क्रीन पर पांचजन्य का वो ट्वीट दे सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 4 दिन में कुल 40 मिनट चली संसद की कार्रवाई 2 दिसंबर तक स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में
सदन की कार्रवाई सिर्फ 40 मिनट चली। हर दिन औसतन करीब 10 मिनट तक सदन में कामकाज हुआ, यानी जो 4 दिन सदन चला उसमें सिर्फ 10 मिनट के आसपास ही लगभग कामकाज हुआ है। ये एवरेज कामकाज की दर है, ये पांचजन्य बता रहा है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है उसका ट्वीट ये बता रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अदानी और संभल का मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्रवाई के दौरान लगातार हंगामा करते रहे और फिर जिस तरह से आरोप की उम्मीद की जा रही थी वही विपक्षी दलों पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इसकी एक लाइन पे गौर कीजिए, क्योंकि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई हंगामे के कारण और सदन की अगली कार्रवाई 2 दिसंबर को होगी दोस्तों, यानी लोकसभा की और राज्यसभा की अगली कार्रवाई 2 दिसंबर को होगी। और इससे पहले एक और तारीख महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1 दिसंबर की तारीख, रविवार की तारीख। एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव लौट गए हैं। उन्होंने अपने तमाम जो शर्तें हैं वो अमित शाह को सौंप दी है। ये तमाम खबरें आ चुकी है, आपको भी पता होगा। उन्होंने बाकायदा मंत्रालयों की लिस्ट सौंप दी है कि वो कौन-कौन से अहम मंत्रालय चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने पालक मंत्री बनाने की भी लिस्ट सौंप दी है कि कौन-कौन से जिले वो शिवसेना को देना चाहते हैं, शिवसेना के लिए लेना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी खबर दोस्तों, आप मीडिया के बहकावे में मत जाइएगा। जो तमाम गोदी मीडिया इस तरह की खबर चला रहे हैं कि विधान परिषद का अध्यक्ष की डिमांड की एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने विधान परिषद अध्यक्ष की नहीं दोस्तों, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद की डिमांड रखी अमित शाह से। जब 2.5 घंटे की मुलाकात हुई गुरुवार रात को देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच, उसमें यह तमाम चर्चा हुई। उसके बाद आधे घंटे के लिए अलग से एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे ने अपनी ये तमाम शर्तों की लिस्ट उनको रख दी है। और सबसे बड़ी मांग जो एकनाथ शिंदे ने की है वो विधानसभा के स्पीकर का पद मांगा है। मैं आपको याद दिला दूं कि हाल के दिनों में या पहले के दिनों में भी विधानसभा स्पीकर का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, विधायकों को अयोग्य ठहराने में, विधायकों को विधानसभा के पटल पर मत देने के लिए योग्य ठहराने में विधानसभा स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो गई है। भाजपा डर गई है, एकनाथ शिंदे को विधानसभा का स्पीकर का पद नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको डर है कि अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को विधानसभा स्पीकर का पद दे दिया गया तो अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब भी उनको मौका मिलेगा वो सरकार गिरा देंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक है कि अगर बीजेपी इन शर्तों पर बात करने को तैयार हो जाती है तो 1 दिसंबर को फिर एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन अगर बीजेपी उनकी शर्तों को मानने को तैयार नहीं होती है तो फिर 2 दिसंबर को लोकसभा में बड़ा खेला हो सकता है। और ये तमाम राजनीतिक समीकरण हमने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से इस खेले की तैयारी की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी को यह समझ आ गया है दोस्तों, कांग्रेस को यह समझ आ गया है, तमाम विरोधी दलों को, शरद पवार को भी यह समझ आ गया है कि मोदी को हटाना है, तभी ईवीएम को हटाया जा सकता है और उसके बाद जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष करवाए जा सकते हैं। नहीं तो राजीव कुमार का खेला चलता रहेगा, मशीनें अपना काम करती रहेगी और विपक्ष को एक के बाद एक राज्यों में हार का सामना करते रहना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।